हेलो फ्रेंड्स, मैं तमन्ना परवीन आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर। तो आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग जिस टॉपिक पे डील करने वाले हैं वो है रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम लोग और भी बहुत सारी नामों से जानते हैं, लाइक मिलिट्री रिवोल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा। तो ये जो ग्रेट रिवोल्ट थी 1857 की, ये हुई क्यों थी, इसके पीछे रीजंस क्या थे? तो हम लोग बोलते हैं दैट कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं थे जिसके वजह से ये रिवोल्ट हुई थी। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारी कॉजेस थी जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुई थी। तो अगर हम लोग एक दिन में चाहे तो इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल काउज को देखेंगे, पॉलिटिकल कॉजेस क्या थी इस रिवोल्ट को लेकर। सो नंबर वन हम लोग देखते हैं पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉलोड बाय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी एनेक्सेशन की पॉलिसी, जिसको फॉलो की गई थी। मेनली इस पॉलिसी में लॉर्ड डलहौजी ने एक डॉक्ट्रिन लाया था, एंड दैट डॉक्ट्रिन वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। तो ये पॉलिसी मेनली थी क्या कि इस पॉलिसी के तहत डलहौजी ने बहुत सारे स्टेट्स को, इंडियन स्टेट्स को अपने अंडर, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर किया था। तो मेनली ये पॉलिसी थी क्या कि अगर कोई भी एक इंडियन स्टेट है, उसका कोई एक रूलर है जिस पे रूल कर रहा है, तो उसकी मौत के बाद जब उसकी डेथ हो जाए, या तो अगर उसके कोई लीगल हायर होंगे तो ही उसको वो स्टेट दी जाएगी उसको कंट्रोल करने के लिए, और अगर उसके कोई लीगल हायर नहीं हुए तो वो जो स्टेट है वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चली जाएगी। अगर कोई एक, मान लीजिए कि कोई एक स्टेट का एक रूलर है, उसके कोई लीगल हायर नहीं, तो वो किसी भी अडॉप्ट करता है, किसी भी सन को अडॉप्ट करता है, तो अडॉप्टेड सन को भी ये अथॉरिटी नहीं दी गई थी कि उस रूलर की डेथ के बाद वो उस रूल स्टेट पे रूल कर पाए। वो फिर क्या होगा कि वो जो स्टेट है रूलर की डेथ के बाद वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चली जाएगी। तो जिसकी वजह से इंडियन किंगडम्स के बहुत सारे लोग इससे नाराज हो गए डलहौजी से, और वो एक रिवोल्ट की शक्ल में सामने आया जो बना 1857 का रिवोल्ट। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस पॉलिसी के थ्रू डलहौजी ने बहुत सारे स्टेट्स, लाइक हम लोग फॉर एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं सतारा, झांसी, नागपुर, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स को इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू इस बहुत सारे स्टेट्स को डलहौजी ने अपने अंडर किया था, अपने कंट्रोल में किया था, जिसके वजह से सारे लोग नाराज हो गए और ये एक 1857 के रिवोल्ट के रीजन बने। सेकेंड हम लोग रीजन में देखेंगे तो सेकेंड रीजन वाज disrespect shown to बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड जो उस वक्त ग्रेट मुगल एम्पायर का रूलर था, उसको भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेस्पेक्ट नहीं दिखाई, कोई वैल्यू ही नहीं दी, जिसको उस वक्त के किंगडम के सारे लोग एक अच्छे रूलर मान रहे थे, किंग मान रहे थे, उनको भी ब्रिटिशर्स ने किसी भी तरह की रिस्पेक्ट नहीं दी, वैल्यू नहीं दी। इवन ये अनाउंस किया कि बहादुर शाह की डेथ के बाद क्या होगा कि जो मुगल्स है वो लोग अपने किंग के टाइटल को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इवन जितने भी मुगल्स रेड फोर्ट में रह रहे थे, उन लोगों को रेड फोर्ट को खाली करने की भी हुक्म दी गई थी कि बहादुर शाह के बाद उन लोगों को रेड फोर्ट को भी खाली करना पड़ेगा। तो इस तरह से जितने भी मुगल्स थे, जितने भी मुस्लिम थे, उनके सेंटीमेंट को ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी। तो जिसके वजह से एम्पेरर जितने भी थे, लोग जितने भी थे, मुगल्स के उस टाइम के जितने भी लोग थे, सारे लोग ब्रिटिशर्स से फिर नफरत करना स्टार्ट कर दिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आ गए, और इस तरह से ये एक 1857 के रिवोल्ट की रीजन बनी, कॉज बनी। थर्ड में हम लोग देखेंगे द एनेक्सेशन ऑफ अवध। द एनेक्सेशन ऑफ अवध
अवध का एनेक्सेशन। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि एनेक्सेशन किया था किस स्टेट का, अवध का। अवध को भी उसने अपने अंडर, अपने कंट्रोल में लेकर आया था, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ नोबल्स, जेंटलमैन एंड ऑफिसर, सारे लोग अपने जॉब्स को खो देते हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स उसके बाद क्या करते, जितने भी जमींदार या फिर ताल्लुकदार थे उस वक्त के, उन लोगों के भी स्टेट्स को, उन लोगों के लैंड को, प्रॉपर्टी को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया था, जिसके वजह से अवध के जितने भी लोग थे वो लोग, उन लोगों के अंदर एक तरह से डिससेटिस्फैक्शन पैदा हो गई थी और ये लोग कंपनी के अगेंस्ट में आ गए थे। तो ये भी एक रीजन बनता है रिवोल्ट का। फोर्थ पॉइंट हम लोग फोर्थ में देखेंगे, disbanding the armies of the annexed states। जितने भी उस वक्त एनेक्स्ड किए गए थे स्टेट्स को, जितने भी ब्रिटिशर्स ने जितने भी स्टेट्स को अपने अंडर, अपने कंट्रोल में लिया था, उस वक्त वहां के जितने भी आर्मीज थे, जितनी भी ट्रूप्स थी, सारे को डिसबैंड कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था। तो जिसके वजह से क्या हुआ था कि जितने भी हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की वजह से, डिसबैंडिंग की वजह से एक रिजल्ट आता है that thousands of families lost their means of livelihood and even जो जितने सोल्जर्स थे, जितनी आर्मीज थी, वो लोग क्या अपने जो भी उनकी बर्बादी हुई थी या फिर हम लोग बोलते रुइनेशन हुई थी, उस चीज को लेकर वो लोग ब्रिटिशर्स को ही ब्लेम किए थे कि उनकी वजह से उनकी रुइनेशन हुई है। और फिर ये लोग इस एक तरह से ब्रिटिशर्स के, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में आ गए और ये 57 के रिवोल्ट की 1857 के रिवोल्ट की एक रीजन बनी। उसके बाद हम लोग नंबर 5 में देखेंगे। So the 5th point was effect on other princes। तो लॉर्ड डलहौजी की जो ये पॉलिसी थी, एक किस्म की अग्रेसिव या फिर हम लोग इसको प्रोवोकेटिव पॉलिसी बोल सकते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी की जो ये अग्रेसिव पॉलिसी थी, वो इंडिया के जितने भी अदर प्रिंसेस थे, जिनके स्टेट को अब तक एनेक्स नहीं किया गया था, उन लोगों को एक तरह से डाउट में डाल दिया गया था कि मे बी उनके साथ भी ये चीज हो सकती है, उनके भी स्टेट्स को ब्रिटिशर्स जो है वो एनेक्स कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से रीजन बना 1857 के रिवोल्ट का, कि जो अदर प्रिंसेस थे वो लोग पहले से ही अगेंस्ट में आ गए। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे 6 पॉइंट क्या था। लास्ट पॉइंट वाज करप्ट एंड इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, वो भी कुछ खास किस्म की नहीं थी, वो बहुत ज्यादा करप्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनएफिशिएंट थी। ब्रिटिशर्स की जितने भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि कंपनी को एक तरह से ये फीलिंग्स थी कि वो सुपीरियर है। अब सुपीरियर है तो उनका जो बिहेवियर था इंडियंस के तहत वो बहुत ज्यादा खराब था। उस वक्त वो बहुत ज्यादा इंडियंस को इंसल्ट कर रहे थे, और जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे उनका मेन एम था खुद को एनरिच करना, एनहांस करना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इम्प्रूव करना। तो इस चक्कर में वो लोग खुद के एनहांसमेंट करना चाहते थे। तो किस कॉस्ट पे? एट द कॉस्ट ऑफ इंडियंस को बर्बाद करके खुद को वो लोग इनहांस करना चाहते थे, इम्प्रूव करना चाहते थे, या फिर एनरिच करना चाहते थे, जिसके वजह से इंडियन के लिए जो ब्रिटिश रूल है वो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं अनटॉलरेबल बनती जा रही थी। उसके इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, वो एक तरह से इंडिया में पॉलिटिकल अनरेस्ट को जन्म दे रही थी, पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा कर रही थी,
जिसके वजह से क्या होता है कि इंडियंस जो है वो 1857 की रिवोल्ट की तरफ उतर आते हैं और ये बगावत शुरू हो जाती है। तो मेनली हम लोग इस टॉपिक पे सिर्फ और सिर्फ अभी पॉलिटिकल काउज को देखें। हम लोग अपनी अगली वीडियो में इकोनॉमिक काउज, फिर मिलिट्री कॉजेज, उसके बाद सोशल कॉजेज, इस तरह से और भी बहुत सारे कॉजेज देखेंगे। तो ये अभी इनकम्प्लीट है, एक तरह से इसको कंप्लीट करना बाकी, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ अगली वीडियो में।